गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, हम जैसा कि आपको पता है कि अभी हम थर्मोडायनामिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये इस टॉपिक तक पहुंचने में हमें काफ़ी टाइम लगा है क्योंकि हमें बेसिक्स पढ़ने थे। जो हमारा टॉपिक का नाम है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से पहले आपने हीट के बारे में पढ़ा, वर्क डन के बारे में पढ़ा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पढ़ा। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ना जरूरी था, तब जाके हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे आते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसे देखते हैं। उसका जो नाम है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जैसा कि मैंने कहा, इससे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ने थे जो कि आप पढ़ चुके हो, आप समझ चुके हो। अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। आपने कई बार सुना भी होगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है उसे हम यहाँ पे आज समझेंगे अच्छे तरीके से। तो इसे समझने के लिए पहले एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो, तुमने क्या किया कि एक कंटेनर ला, ठीक है, एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, इट कैन मूव। और इस कंटेनर में तुमने क्या किया कि गैस फिल कर दिया, ठीक है। दिस इज पिस्टन, ये जो है वो पिस्टन है और इट कैन मूव, मूवेबल है, ठीक है। ये पिस्टन मूव कर सकता है। सिलेंडर, ये गैस। अब इसके नीचे जैसा कि यहाँ पे मान लीजिए कि आपने इसे हीट देना स्टार्ट किया। यहाँ पे स्टोव लगा रखा है और इसे आपने हीट देना स्टार्ट किया। क्या दे रहे हो? हीट, ठीक है। हीट देंगे तो क्या होगा, अब इसे समझते हैं। ये डायग्राम हमने पहले भी देख रखा है, मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस सिस्टम को, दिस इज द सिस्टम, इस सिस्टम को अगर आप हीट दे रहे हो तो क्या होगा। जैसे ही आपने हीट देना स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा, अंदर जो गैस है वो अपना टेम्परेचर, ये आपने इसको हीट देना स्टार्ट किया तो ये एनर्जी इससे लेगा, ठीक है। इस एनर्जी को लेकर ये क्या करेगा, अपना टेम्परेचर इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। उसके बाद क्या होगा, आप उसके बाद देखोगे कि ये जो पिस्टन है, ये मूव करना स्टार्ट करा इस डायरेक्शन में। आप कंटिन्यूअसली इसको हीट दे रहे हो। इस सिस्टम को आप समझिए अच्छे से। आपने क्या किया, कोई एक सिस्टम लिया, उस सिस्टम को आप हीट दे रहे हो। हीट देने से क्या होगा, हीट देने से वो जो गैस है कंटेनर के अंदर वो क्या करेगा, उस हीट को गेन करेगा। और उस हीट को गेन करने के बाद कुछ क्या करेगा, हीट एनर्जी को, कुछ एनर्जी को अपने पास रखेगा। जब वो अपने पास जो एनर्जी को रख रहा है ना, उसका यूज कहाँ कर रहा है, वो अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में। बात समझ में आई? उसने क्या किया, उस एनर्जी को लिया और उससे अपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। इट इज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के बारे में मैंने आपको बता भी रखा है। इंटरनल एनर्जी क्या करते हैं, जब अब दिस इज द समेशन ऑफ सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूलर लेवल पे ये तो बात करते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी हमारा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है। यहाँ पे हमने कहा कोई फील्ड नहीं है, तो यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी ले रहा है उसे क्या कर रहा है, अपना टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसने अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा ली। अब इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के बाद इसने क्या किया, कुछ काम करना स्टार्ट किया। इसने पिस्टन को इस डायरेक्शन में मूव करवाना स्टार्ट किया, ऊपर की तरफ। बात समझ रहे हो? यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा लिया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू से लिखते हैं। और इसने क्या किया, यहाँ पे कुछ वर्क किया, डेल डब्ल्यू, ठीक है। आपने यहाँ पे हीट दिया, इस हीट का यूज करके इसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई। किसकी बढ़ाई? गैस ने अपना। और उसके बाद इसने वर्क डन किया। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा है। वो कहता है चेंज इन हीट इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इसमें डेल्टा क्यू क्या है, आप यहां पर ध्यान से देखिए। डेल्टा क्यू को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, ठीक है।
हीट सप्लाइड टू द सिस्टम, सिस्टम को दे रहा है ना, सिस्टम को हीट दे रहा है तो हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे W, डेल्टा W, डेल W क्या है हमारा, वर्क डन। कौन वर्क डन कर रहा है, इसको ऊपर ले जाने की कौन कोशिश कर रहा है, ये जो गैस है, वर्क डन बाय द गैस। तो यहाँ पे लिखेगा आप वर्क डन बाय द गैस, और आप इसे सिस्टम भी कह सकते हो। क्या यहाँ पे हीट दिया, इंटरनल एनर्जी, और यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि गैस इसको ऊपर पुश करना स्टार्ट कर रहा है। तो किसने काम किया, सिस्टम ने काम किया, सिस्टम ने, गैस ने काम करना स्टार्ट किया और इसे मूव करवाना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए हमने लिखा वर्क डन बाय द गैस। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है कई बार लोगों को कि वर्क डन बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम क्या लिखेंगे, क्योंकि क्या सोचते हैं ना कि हीट दे रहे हैं तो ऑन द सिस्टम हम वर्क डन कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप हीट दे रहे हो सिस्टम को, और उस सिस्टम ने क्या किया कि कुछ हीट एनर्जी को उसने अपने इंटरनल एनर्जी के रूप में स्टोर कर लिया, और उसके बाद उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। किसने काम करना स्टार्ट कर दिया, गैस ने। तो गैस ने जब काम करना स्टार्ट कर दिया तो वर्क डन बाय द गैस हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे डेल यू हमारा क्या है, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू व्हाट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे देखिए ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कैसे, दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे, यहां हीट दिया, ये एक सोर्स है एनर्जी देने का, इस जो एनर्जी को आपने दिया उसने क्या किया, इसने इंटरनल एनर्जी में रखा कुछ, और कुछ इसने वर्क डन किया, यही है ना। तो ये एनर्जी इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, तो वही तो है, दिस Q हीट इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, हो गया ना। यानी कि एनर्जी को आपने जितना एनर्जी दिया आपने उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट में नहीं, कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी में और कुछ पार्ट वर्क डन में। ऐसा नहीं है कि ये दोनों इक्वल, नो, आपने जो हीट दिया ना, उस हीट जो सिस्टम ने लिया उसका कुछ पार्ट, ठीक है ना। जब इसको आपको कहा जाए कि मान लीजिए कि डिफाइन करने के लिए आपसे ये कहा जाए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आप डिफाइन करो, तो आप तो ये कह सकते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरा ये कह सकते हो कि आपने जिस सिस्टम को हीट दिया उसका कुछ हिस्सा इसने यूज किया अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और कुछ हिस्सा इसने यूज किया वर्क डन करने में, वर्क करने में। ठीक है, दिस इज द डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपली हम कह सकते हैं कि जितना हमने सिस्टम को हीट दिया उसमें से उसने कुछ हिस्सा उसका यूज किया अपने इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में, और कुछ उसने काम कर दिया, यही तो हुआ। अब देखिए यहाँ पे, अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा प्रोसेस की बात कर लेते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की। देखिए थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के लिए एक अलग से लेक्चर ही होगा, लेकिन क्या है कि यहाँ पे वो समझना जरूरी है। तो आपको इतना तो पता है कि दो प्रोसेस तो आप जानते हो, वो फर्स्ट लेक्चर से हम डिस्कस करते आ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में। एक तो जो है हमारा क्या, एक है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस, और दूसरा है हमारा क्या, एडियाबैटिक प्रोसेस। ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब इन दोनों प्रोसेस को हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिस्पेक्ट में, कि इसको इस, अगर ये प्रोसेस है तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या एप्लीकेशन होगा। देखिए पहला जो प्रोसेस है हमारा, फर्स्ट प्रोसेस आइसोथर्मल, नहीं दिख रहा है, आइसोथर्मल नहीं दिख रहा प्रोसेस। ठीक है, हमने कहा पहला लिया हमने आइसोथर्मल प्रोसेस, हमने पहला कौन सा लिया, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइसोथर्मल प्रोसेस में इतना तो जानते हो, इतना तो आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस किसे बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस उसे बोलते हैं जहां टेम्परेचर चेंज ना हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन टेम्परेचर को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। यानी कि जो इनिशियल टेम्परेचर है और जो फाइनल टेम्परेचर है, अगर वो दोनों इक्वल है, ठीक है, डेल्टा टी का मतलब क्या हुआ, टी एफ माइनस टी इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर ये 0 है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल ही है ना,
ये दोनों इक्वल ही हैं। तो जब चेंज इन टेम्परेचर जो है उसकी वैल्यू अगर जीरो है, चेंज इन टेम्परेचर अगर उसकी वैल्यू जीरो है, तो वो जो प्रोसेस होगा हमारा, वो कौन सा प्रोसेस होगा? आइसोथर्मल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में हम देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसके लिए फॉर्मूला क्या करते थे आप? उसे लिए कहते थे एम सी वी डेल्टा टी। यही है ना फॉर्मूला चेंज इन इंटरनल एनर्जी का। इसलिए मैंने कहा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ने से पहले हमें पढ़ना था हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में। इसीलिए उन सारे लेक्चर की ज़रूरत इससे पहले है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो आपने वो पहले क्लियर कर लिया है, तो हम डायरेक्टली आते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला ये है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो है डेल्टा टी है, लेकिन डेल्टा टी जो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो डेल्टा टी की वैल्यू तो जीरो है। तो इसका मतलब हो गया कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो। यही हुआ ना। अगर इसकी वैल्यू को आप जीरो करते हो, ये वैल्यू अगर जीरो करते हो तो पूरा का पूरा जीरो। तो जीरो जब हो गया तो ये वैल्यू जीरो करने के बाद आपके पास जो फॉर्मूला बचा वो है दिस इज द फॉर्मूला इन द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस में यही हुआ ना कि आपने जितना हीट दिया, ये ईमानदार प्रोसेस है ना, ये ईमानदार प्रोसेस है। इसने क्या किया कि जितना हीट दिया ना सिस्टम को, उसने सारा का सारा वर्क डन में कन्वर्ट कर दिया, उससे काम कर लिया। मतलब इसे 20 रुपये दिया गया, इसने 5 रुपये चॉकलेट के लिए नहीं बचाए और 15 रुपये का काम नहीं किया, इसने पूरा 20 रुपये का काम किया। ऐसे बचपन में होता है ना, कुछ दिया जाता है 20 रुपये, तो कुछ उसमें से चॉकलेट अपन खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं था, इसने क्या किया, इसको जो पैसे, ये जो हीट दिया गया, जो एनर्जी दिया गया इस प्रोसेस को, आइसोथर्मल प्रोसेस को, इसने पूरा का पूरा यूज कहाँ कर लिया? काम करने में। पूरा का पूरा इसने काम कर दिया। ठीक है, तो ये मस्त अच्छा प्रोसेस है ना। अब देखिए जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कौन सा? आइसोथर्मल की बात कर लेते हैं, एडियाबैटिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो है हम उसकी एडियाबैटिक की बात कर लेते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है। देखिए सेकंड जो है एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस किसे कहते हैं? ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब जहां हीट जो है उसका ट्रांसफर ना हो, है ना। हीट जो है उसका ट्रांसफर ना हो। इसका मतलब क्या हुआ? एडियाबैटिक प्रोसेस में ये जो वैल्यू है ना, Q वाला जो वैल्यू है वो जीरो होगा। चेंज इन हीट यहां पे जीरो, कोई हीट में कोई चेंज नहीं हो रहा। इस प्रोसेस में, एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ये कहते हो कि चेंज इन हीट जो है हमारा वो जीरो है। जो इनिशियल है वही फाइनल है। इसके पहले जो आइसोथर्मल प्रोसेस में था ना कि आपने कहा था TF इक्वल्स टू TI, जो इनिशियल टेम्परेचर है वही फाइनल टेम्परेचर है। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी हीट में कोई चेंजेस नहीं हो रहा। जो इनिशियल है वही फाइनल है, जो इनिशियल हीट है वही फाइनल हीट है। तभी तो दोनों का अगर चेंज करोगे आप, मतलब माइनस करोगे, सब्सट्रैक्ट करोगे, तो वो वैल्यू जीरो आएगा। तो आपने कहा यहाँ पे चेंज इन हीट इज जीरो। आपने कहा ठीक है। तो इस हिसाब से अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखें तो आपको पता है कि डेल्टा क्यू यू प्लस डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे गौर से देखिए, कुछ समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पे आपने कहा इसकी वैल्यू जीरो है ना, इसकी वैल्यू जीरो आपने यहाँ पुट कर दिया। तो जब इसे वैल्यू को पुट करोगे तो आपके पास एक आएगा वर्क डन इक्वल्स टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये है ना। अब कहोगे सर माइनस तो इधर भी आ सकता है, उसकी बात भी करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखिए आपने ये कहा कि डेल्टा डब्ल्यू वर्क डन, चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यहाँ माइनस साइन आ रहा।
इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो आपके पास है वो आप जानते हो NCB डेल्टा टी, NCB डेल्टा टी, इतना तो हम जानते हैं। तो इसमें अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, और अगर निगेटिव है किसकी वैल्यू, डेल्टा टी की वैल्यू, तो ये भी निगेटिव होगा, है ना, यही तो है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, इस प्रोसेस को देखिए आप, जिसमें आपने एडियाबेटिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम, जिसमें आपने यहाँ पर माइनस साइन करा है, तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा चेंज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है वो क्या हो रहा, डिक्रीज हो रहा, एरो नीचे की तरफ डिक्रीजिंग है। मतलब चेंज इन टेम्परेचर ना कहो, वो तो चेंज इन टेम्परेचर, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीजिंग है, यही तो हो रहा है ना। चेंज इन टेम्परेचर निगेटिव आ रहा है तो यानी कि टेम्परेचर कम हो रहा है। अब देखिए जब टेम्परेचर कम हो रहा है, इस प्रोसेस को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पे वर्क डन आपने पॉजिटिव लिया है, तो वर्क डन पॉजिटिव लेने का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक्सपेंशन का केस है, जो गैस है हमारा वो एक्सपैंड कर रहा है, जो गैस है हमारा इस कंटेनर में, उसका अगर एक्सपेंशन हो रहा है, ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है पिस्टन, तभी तो वर्क डन पॉजिटिव है ना। तो यहाँ पे गैस का क्या हो रहा है हमारा, मान लीजिए गैस एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब गैस जो है हमारा एक्सपैंड होगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो जो इसके अंदर गैस है, जो सिलेंडर के अंदर गैस है, वो भी इसके साथ साथ इस ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी कि वो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। बात समझ रहे हो ना। इसे जब आपने ऊपर की तरफ मूव कराया तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर जो भी गैस है उसने भी मूव करना स्टार्ट किया, उसका भी यहाँ तक आ गया, तो अब इसके लिए इतना वॉल्यूम हो गया। तो जब आप इसे ऊपर मूव करोगे तो टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। आपने ज़्यादा स्पेस दे दिया ना, तो आपने ज़्यादा स्पेस की इसको ऊपर मूव करवा दिया, इसके वॉल्यूम को बढ़ा दिया, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। तो जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा हमारा तो क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस हो गया। अब इसी केस में आप देखिए, इसका उल्टा समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो कि हम कहते हैं माइनस ऑफ वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव लिया आपने, तो आपने कहा कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है हमारा वो इंक्रीज कर रहा है, तब तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है। तो और इसमें निगेटिव साइन के साथ, यानी कि गैस जो है हमारा वो कंप्रेस कर रहा है, ठीक है, गैस जो है हमारा कंप्रेस हो रहा है, तब तो वर्क डन निगेटिव आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, यानी कि इस केस में देखिए, जब पिस्टन को ऊपर से आप नीचे की तरफ पुश करोगे, कंप्रेस करोगे, तो डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का। वही तो हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। जब आप इसे पिस्टन को ऊपर से नीचे कंप्रेस करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और उस समय वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वॉल्यूम कम हो रहा है। समझ गए। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होगा, एडियाबेटिक है तो क्या होगा। देखिए इसके और भी प्रोसेस हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, वो हम अलग से पढ़ने की कोशिश, मतलब पढ़ेंगे, कोशिश क्या करेंगे, पढ़ना ही है ना। आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है वो 12th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है, तो उसे हम यहाँ पे स्किप करेंगे। तो आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोबारिक, आइसोक्लोरिक, ये प्रोसेस आपको पढ़ना है। दो प्रोसेस के बारे में आप जान चुके हो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि एक में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, एक में चेंज इन हीट ट्रांसफर कांस्टेंट होता है, जीरो होता है। टेम्परेचर जीरो, चेंज इन टेम्परेचर जीरो होता है, हीट जीरो होता है ना। ये चीज़ें आपने यहाँ पे देखी, लेकिन ये नहीं है ओवरऑल। इसमें हमें उसका वर्क डन समझना पड़ेगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी समझना होगा, तो हम आगे आने वाले लेक्चर में उन सब की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल उठाते हैं, करते हैं। उस न्यूमेरिकल से हमें चीज़ें और भी अच्छे से समझ में आएंगी। ये न्यूमेरिकल जो है वो आपका होगा कुछ एस सी वर्मा की बुक से, कुछ IIT-JEE में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उससे समझते हैं हम।
और ये न्यूमेरिकल काफ़ी बहुत न्यूमेरिकल इसमें होने वाले हैं। तो अभी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है ना, वहाँ इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। अब जो इसके प्रोसेस हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस है, आइसोबैरिक प्रोसेस है। ये प्रोसेस का नाम मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप मेंटली अभी से प्रिपेयर हो जाओ और इन प्रोसेस को याद कर लो, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस जब आएंगे, जब इनकी हम पढ़ाई करेंगे तो साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे और वहाँ पर हम देखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो फार्मूला से किस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमें हीट की बात करनी पड़ेगी, वर्क डन की बात करनी पड़ेगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा जाता है कि मान लीजिए किसी भी सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, किसी भी सिस्टम को आप हीट दे रहे हो और जो आपने हीट दिया है वो 100 कैलोरी है, ठीक है। आपने किसी भी सिस्टम को हीट दिया है और इस जो आपने हीट दिया है उससे वो सिस्टम, उसके बाद जब आपने सिस्टम को हीट दिया तो वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो हमारा वर्क डन बाय द सिस्टम जो है वो 40 कैलोरी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये सोच रहे हो। जहां भी आपको दिखे वर्क डन बाय द गैस बाय द सिस्टम, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव। वर्क डन बाय द गैस, गैस जब काम करना स्टार्ट करेगा ना तो आप ये याद रखिए पिस्टन को ऊपर मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो जब ये पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा ना तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा। तो जब वॉल्यूम बढ़ रहा तो आपको पता है वर्क डन के लिए फॉर्मूला P डेल्टा V, तो ठीक है। तो जब ये वॉल्यूम बढ़ रहा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव है। तो इस केस में पूछा जा रहा है कि बताइए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। ये तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, देखते हैं। तो यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी वर्क डन है ना, तो 100 कैलोरी इक्वल्स टू U प्लस 40, यानी डेल्टा U इक्वल्स टू आप क्या कहोगे, ये इधर आएगा तो 100 माइनस 40 यानी कि 60 कैलोरी। यही हो गया, यही हो गया ना, यहाँ पे ये हो गया। इस केस में अगर आपसे बोला जाए कि इसे जो है जूल में आप बताइए तो क्या करोगे, क्या करेंगे, 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे तो 4.186 होता है, 4.2 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे कैलोरी में आ जाएगा, ये जूल में आ जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू 60 इंटू 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम बता देंगे ये जूल में, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर ये चीज़ दिया हुआ रहे, मान लीजिए कि क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये तो पहला पार्ट हो गया। क्वेश्चन में कहा गया किसी भी सिस्टम को हमने हीट दिया और उसके बाद जो वर्क डन है बाय द गैस वो 40 जूल है, 1 कैलोरी में है 1 जूल में। तो ध्यान रखना है आपको यूनिट सेम होना चाहिए कैलकुलेशन में। तो चाहे तो इसे आप कैलोरी में कर लो या फिर उसे जूल में कर लो। तो इसे आप जूल में करते हो तो आप क्या करते हो, 4.2 से मल्टीप्लाई करते हो, ये कितना हो जाता है 420, हाँ 420 जूल, ठीक है। अब 420 जूल आपको उसके बाद चेंज इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास फार्मूला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये कितना है 420 40 प्लस डेल्टा W, डेल्टा U कैलकुलेट करना है ना, वर्क डन दे रखा है, सॉरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो आपने इसे इधर करा इसे इधर करा तो 420 माइनस 40 यानी कि 380 जूल, ठीक है, 380 जूल। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, चेक करके बताओ क्यों। चलिए आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद ये था कि आपके दिमाग में ये सेट हो जाए कि यूनिट भी हमें ध्यान रखना है ना। अगर यूनिट दोनों का अलग अलग है तो उनको क्या करना है, पहले हमें किसी एक यूनिट में लाना है।
जनरली हम कोशिश करेंगे उसे एसआई यूनिट में भी कन्वर्ट करने की। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, मान लीजिए कि आपके पास कोई गैस दे रखा है और वो इस तरीके से दे रखा है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीएटॉमिक है। जैसे कि मान लो कि एक क्वेश्चन दे रखा है सेकंड नंबर कि 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस, ठीक है, इज हीटेड फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, आपसे कहा जा रहा कैलकुलेट हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन। ठीक है, इसे इस तरीके से लिखते हैं, वर्क डन। और ये जो है इसमें आर की वैल्यू जो है 2 कैलोरी मोल केल्विन दे रखा है। ठीक है, आर की वैल्यू इसने दे रखा है। आपसे कहा जाता है कि आप हीट इसका बताइए और इसके चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताइए, वर्क डन बताइए। जैसे ही आप देखो ना कि ये कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम से दे रखा है ना, आपके दिमाग में जस्ट से क्लिक करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे वर्क डन 0 होने वाला है। तो इसका मतलब है थर्ड का क्वेश्चन, तो थर्ड का आंसर तो आप क्वेश्चन को देखकर ही बता सकते हो। थर्ड के लिए यानी कि चेंज इन वर्क डन इक्वल्स टू हमारा 0, ये हो गया आंसर थर्ड के लिए। अब आते हैं फर्स्ट पे। यहाँ पे पूछा जा रहा, आप बताइए हीट, चेंज इन हीट। ठीक है, तो आपको पता है इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, इसके लिए फॉर्मूला जो हमारा NCV डेल्टा टी। ठीक है, NCV डेल्टा टी। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल की वैल्यू 2, CV इक्वल्स टू आप जानते हो क्या, F/2R, पढ़ते आ रहे हैं हम 2-3 लेक्चर से। F हमारा क्या है, F हमारा क्या है, F को आप क्या समझते हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। भूलना नहीं है, भूलना नहीं है, कुछ भी भूलना नहीं है। F इक्वल्स टू व्हाट, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और डायटोमिक के केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 5। ठीक है, तो यानी कि F की वैल्यू 5। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला हो गया F/2R इंटू डेल्टा टी। ठीक है, 2 इंटू 5/2 F की वैल्यू, दिस इज डायटोमिक, 2 इंटू R इंटू डेल्टा टी। यही हो गया ना। अब यहाँ पे R और T की वैल्यू पुट कर दीजिए। R की वैल्यू 2 और T की वैल्यू 10, डिफरेंस। ठीक है, तो ये कैंसिल कैंसिल, ये 10, ये हो गया 100 कैलोरी। ये हो गया हमारा हीट। फर्स्ट के लिए आंसर हमारा क्या हो गया, 100 कैलोरी। अब बात आती है चेंज इन हीट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, पहले हम फॉर्मूले से यूज़ करते हैं। आपको पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी की फार्मूला NCV डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू पुट करो 2 F/2R इंटू डेल्टा टी, 2 इंटू F की वैल्यू 5, डायटोमिक है इसलिए, R की वैल्यू 2 गिवन है इसलिए, और टेम्परेचर 10। तो ये भी 100 आ रहा, ये भी 100 ही आ रहा। फॉर्मूला सेम तो वैल्यू भी सेम ही आएगा ना। इसका मतलब ये कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा Q इक्वल्स टू U प्लस W, पूरा फुलफिल कर रहा है इससे भी। अगर आप इस वैल्यू को नहीं भी कैलकुलेट करते हो, फॉर्मूले से इस वैल्यू को नहीं भी कैलकुलेट करते हो, आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है और आपको वर्क डन पता है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, तो आप इस फॉर्मूले से तो कैलकुलेट कर सकते थे ना। ये वैल्यू 0, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू भी सेम। किसके सेम, जो हमारा हीट है उसके बराबर, क्योंकि हीट हमने कैलकुलेट कर रखा था, है ना। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए,
अगर मान लो यहां पे कांस्टेंट वॉल्यूम की जगह पे कांस्टेंट प्रेशर कर देता है, बाकी सारे वैल्यू सेम रहने देते हैं। ये चीजें आपको याद रखना है मोनोटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए एफ की वैल्यू यहां पे ये कॉन्सेंट्रेट करना है कितनी होगी, है ना। बाकी चीजों पे उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले और वो आप पहले से पढ़ चुके हो, होप आपको याद भी होंगे फॉर्मूले। चलिए सेकंड क्वेश्चन जो है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन में आप कह रहे हो कि यहाँ कांस्टेंट प्रेशर है, तो कांस्टेंट प्रेशर आ गया तो यहाँ पे यानी कि वर्क डन जीरो ना होने वाला है ना। कांस्टेंट वॉल्यूम का जो प्रोसेस है वहाँ पे तो वर्क डन जीरो है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है वहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब है मैं तीनों कैलकुलेट करना होगा, यस तीनों कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए पहले फर्स्ट पे आते हैं। आपने डेल्टा क्यू चेंज इन हीट आपने कैलकुलेट करना है, कांस्टेंट प्रेशर तो आपके पास जो फार्मूला हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम था तो एन सी वी, कांस्टेंट प्रेशर आ गया तो सी पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू 2, सी पी की वैल्यू कितनी, सी पी की वैल्यू आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, सी पी इक्वल्स टू एफ बाई 2 प्लस 1 आर। ये थोड़ा छोटा सा हो गया, यही है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ सी पी इक्वल्स टू एफ बाई 2 प्लस 1 इंटू आर, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी पी। ठीक है, अब चलिए उसको पुट कर दें। तो यहाँ पे हो गया हमारा एफ बाई 2 प्लस 1 आर इंटू डेल्टा टी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, अभी भी डायटोमिक है, नाइट्रोजन है। अगर यहाँ पे हीलियम होता, नियॉन होता, आर्गन होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती, 3, क्योंकि वो मोनोटॉमिक का केस हो जाता। ठीक है, अगर यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह पे अमोनिया होता तो वो पॉलीएटॉमिक का केस हो जाता, तो वहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी हो जाती, 6। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू 5/2 प्लस 1, आर की वैल्यू 2, डेल्टा टी की वैल्यू अभी भी 10 है, चेंज इन टेम्परेचर 10। अब यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू ये 7/2 इंटू 2 इंटू 10, ये गया यानी कि 140 कैलोरी। एक बात मैंने सेम लिया ना, टेम्परेचर भी सेम है, नंबर ऑफ मोल भी सेम है, यहाँ पे आर की वैल्यू भी सेम है, उसके बाद भी आप देख रहे हो कि जब कांस्टेंट प्रेशर की प्रोसेस है ना तो वहाँ पे हीट आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है। इसके पहले वाले केस में 100 था ना, याद होगा आपको, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में आपने देखा होगा 100, यहाँ पे देख रहा हूँ 140, थोड़ा डिफरेंस, बस इसे याद रखो। जब हम सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर डिराइव करेंगे ना तो वहाँ पे ये हो आएगा, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर का जो प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर के प्रोसेस में अगर हीट सप्लाई कर रहे हो आप सिस्टम को, तो वहाँ पे आपको उसी टेम्परेचर को गेन करने के लिए, उसी टेम्परेचर को गेन करने के लिए, टेम्परेचर अभी भी चेंज नहीं है, उसी टेम्परेचर को गेन करने के लिए, चेंज इन टेम्परेचर अगर सेम है तो आपको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। क्यों देना होगा वो डिस्कशन हम करेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर के डेरिवेशन में, जो मेयर्स इक्वेशन है ना वहाँ पर डिराइव करेंगे, समझेंगे उसको। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो सेकंड है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, उसके लिए फॉर्मूला हमारा क्या है, एन सी बी डेल्टा टी, क्या में सर सी बी। अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2 इंटू इसकी एफ बाई 2 इंटू आर इंटू डेल्टा टी, सी बी इक्वल्स टू हम जानते हैं, सी पी इक्वल्स टू ये, सी बी इक्वल्स टू ये, एफ बाई 2 आर। इसे याद कर लो, है ना, ये बिल्कुल याद होना चाहिए आपको। 2 इंटू 5/2 इंटू 2 इंटू 10, 2 कैंसिल, ये 100 कैलोरी। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए तो आपके पास जो फार्मूला है डेल क्यू इक्वल्स टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू, तो यहाँ से डेल डब्ल्यू इक्वल्स टू आपका हो गए डेल क्यू माइनस डेल यू, डेल क्यू 140 माइनस 100, तो ये क्या हो गया 40 कैलोरी, 40 कैलोरी वर्क डन। ठीक है, समझ गए, नोट करो।
ये मिटाता हूँ, चलिए मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं IIT-JEE का, ज़्यादा पुराना नहीं, 2019 का ही लेते हैं। देखिए उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि किसी भी सिंपल आइडियल गैस को, किसी भी सिंपल आइडियल गैस को आप अगर Q हीट दे रहे हो, हीट कितने सप्लाई कर रहे हो, Q हीट सप्लाई, ठीक है। और जो हमारा गैस है वो डायटोमिक है, जो हमारा गैस है वो डायटोमिक। किसी भी सिस्टम को अगर आप Q हीट सप्लाई कर रहे हो और जो सिस्टम है उसमें डायटोमिक गैस है, उसका टेम्परेचर जो है ना डेल्टा T से इंक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? किसी गैस को Q हीट दिया, गैस हमारा कौन सा है, डायटोमिक है, उसमें टेम्परेचर जो चेंज इन टेम्परेचर वो डेल्टा T हुआ, ठीक है। और जो हमारा प्रोसेस है वो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो ये पूछ रहा है कि अगर प्रोसेस जो है हमारा वो कांस्टेंट प्रेशर का प्रोसेस हो, कांस्टेंट प्रेशर का अगर प्रोसेस है तो हमें कितना हीट देना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो मान लेते हैं उसमें हमने हीट Q1 दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, पहले कांस्टेंट वॉल्यूम वाले टर्म में आते हैं। तो Q इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा NCB डेल्टा T, ठीक है। NCB डेल्टा T, N दोनों नंबर ऑफ मोल्स दोनों प्रोसेस में, चाहे वो कांस्टेंट वॉल्यूम का हो या कांस्टेंट प्रेशर का हो, सेम है। N को N रहने देते हैं, N। इसकी वैल्यू F/2 R डेल्टा T, ठीक है। अगर कांस्टेंट प्रेशर का ये प्रोसेस है जिसके लिए आपने Q1 हीट दिया है, तो क्या होगा, NCP डेल्टा T। इसका मतलब हो गया N F/2 + 1 R डेल्टा T, ठीक है। अब यहां पे वैल्यू रख दो, डायटोमिक है तो 5/2 R डेल्टा T। यहाँ पे अगर F की वैल्यू रखेंगे तो 5 रखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 7/2 R डेल्टा T। अब क्या करना है, Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी, चाहे तो दोनों को डिवाइड कर दो। तो आपने कहा Q1/Q इक्वल्स टू N 7/2 R डेल्टा T डिवाइडेड बाई N 5/2 R डेल्टा T। कैंसिल कैंसिल, R कैंसिल, N कैंसिल, N कैंसिल, 2 कैंसिल। तो यानी कि इसका मतलब हो गया Q1 इक्वल्स टू 7/5Q, हो गया ना। ये कैंसिल होगा तो 7/5 बचेगा ना, यहाँ पे Q इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। चलो नोट करो। अब आते हैं हम एक और प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम करते हैं 2019 की। देखिए थर्मोडायनामिक्स जो है, बहुत लोग बोलते हैं अभी पढ़ते हो तो थोड़ा सा लगता है थोड़ा टफ है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देने पे ना ये बहुत ज़्यादा इजी है। थोड़ा सा अगर इसे समय दे दिया जाए ना तो बहुत इजी है। एक क्वेश्चन हम लेते हैं एक साइक्लिक प्रोसेस का, IIT-JEE 2019 मेन एग्जाम।
एक साइक्लिक प्रोसेस लिया, क्वेश्चन में दिया कि एक साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ आपने कहा P है, ये V है, ठीक है। प्रोसेस कुछ ऐसा है, A B C, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, A B C, यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है ना कि ये जो साइक्लिक प्रोसेस है उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस का, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी C/A इक्वल्स टू -180 जूल, ठीक है। यहां से यहां तक जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो दे रखा है। साथ में आपको दे रखा है कि जो हमारा A to B प्रोसेस है और C to B प्रोसेस है, उसके लिए जो हमने हीट सप्लाई किया है, उसकी वैल्यू दे रखा है, यानी कि दे रखा है QAB 250 जूल और QBC 60 जूल, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है वर्क डन ABC इक्वल्स टू व्हाट, ये वर्क डन कितना होगा ये फाइंड करना है। देखो जब इस तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ हो, है ना, और आपको लगेगा कि पता नहीं ये क्या दे दिया है, कुछ नहीं करना है, आपको हर एक प्रोसेस को पकड़ना है और फिर आगे चलना है। प्रोसेस पकड़े और उसमें आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को अप्लाई किया। जैसे कि हमने कहा प्रोसेस A to B को पकड़ लेते हैं, ठीक है, A to B, तो आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पता है QAB इक्वल्स टू AB वर्क डन AB, ठीक है। आपने कहा कि इसमें तो ठीक है, ये वैल्यू दे रखा है, हमने पुट कर दिया 250 इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें नहीं पता है, हमने एज इट इज रहने दिया, हमें वर्क डन नहीं पता है A to B का, हमने इसे ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। अब हम सेकंड प्रोसेस, जिस तरह से एरो चल रहा ना, बस उसे पकड़ के हम चलना स्टार्ट कर देते हैं, जिस तरफ से एरो चल रहा है उसे पकड़ के चलना स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व। अब प्रोसेस जो हमारा B to C, ठीक है, हमारे पास फार्मूला जो हो गया वो क्या हो गया, QBC UBC प्लस वर्क डन BC, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपने को इतना तो पता है कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो वहाँ पे वर्क डन 0 होगा, तो यहाँ पे यानी कि ये वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रोसेस है B to C, दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो ये वैल्यू 0। अब यहाँ पे दे रखा है ये 60, तो इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी B to C जो है हमारा, उसकी वैल्यू 60 जूल है, ठीक है। ये एक इक्वेशन, ये एक इक्वेशन, ये। अब थर्ड इक्वेशन पकड़ लो, प्रोसेस C to A की बात कर लेते हैं, C to A की बात कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो C to A में सेम लिख देते हैं, CA इंटरनल एनर्जी CA, वर्क डन CA, यहाँ पे C to A चेंज इन इंटरनल एनर्जी दे रखा है 180, मैंने कहा ठीक है ये तो दे रखा है, और इसमें ये भी नहीं पता है आपको, ये भी नहीं पता है, ठीक है, यहाँ तक भी क्लियर है। इस फॉर्मूले को अभी हम ऐसे ही छोड़ते हैं, इसका यूज़ करेंगे। आप देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस विल बी 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी A B C A की बात कर रहे हो, A से स्टार्ट किया, ये होते हुए A पे आ गए, इक्वल्स टू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी A B प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी B C प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी C A
इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए? क्योंकि एक साइक्लिक प्रोसेस है और हमें पता है कि जो चेंज इंटरनल एनर्जी है वो एक स्टेट फंक्शन है, वो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर अगर इसी पॉइंट पे आ रहा तो वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0, क्योंकि जो स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हमने कहा ठीक है, तो आपके पास ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये है, आपने कहा ठीक है। हमारे पास ये है, आपने कहा ठीक है। हमारे पास यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए बी इक्वल्स टू, ये तो 0 हो गया ना, इसको उधर करते हैं हम, ए बी इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी बी सी माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी सी ए। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो 60, ये 60 कहाँ से आया? यहाँ से आया। ये वैल्यू 180, तो माइनस माइनस प्लस 180, ये कितना हो गया? 120 जूल। समझ गए? काफ़ी नीचे चला गया, दिख रहा होगा आई थिंक। ये इसने क्या किया, ये माइनस है, ये पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस किया आपने, ये दोनों प्लस माइनस होकर 120 बचा। आपने कहा चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन ए बी इक्वल्स टू दिस वन। आपने कहा ठीक है, चलो थोड़ा ऊपर मिटा लेते हैं। देखो इसका मतलब ये हुआ, ओह इसकी ज़रूरत थी हमें, इसकी ज़रूरत थी हमें। हमारे पास प्रोसेस ए टू बी यानी कि 250 इक्वल्स टू इंटरनल एनर्जी ए बी प्लस वर्क डन ए बी, इसकी बात कर रहे थे। हमने कहा ये हमें फाइंड कर लिया आपने, तो आप यहाँ से बता सकते हो इस वैल्यू को आपने लिया, यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे मतलब यहाँ पे, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में पुट किया। तो यहाँ पे हमारा आ गया 250 चेंज इन इंटरनल एनर्जी 120 प्लस वर्क डन ए बी, चेंज इन वर्क डन ए बी। ठीक है, तो हमारे पास वर्क डन हो गया ए बी इक्वल्स टू, इधर जाएगा 250 माइनस 120 इक्वल्स टू 130, ठीक है, जूल। अब आ जाते हैं, इसमें मिटा देता, जरूरत नहीं है। वर्क डन इन द प्रोसेस ए बी एंड सी, तो वर्क डन इन प्रोसेस ए बी प्लस वर्क डन इन द प्रोसेस बी सी। वर्क डन इन द प्रोसेस बी सी इज 0, है ना, तो यानी कि वर्क डन इन प्रोसेस ए बी सी इक्वल्स टू 130 यहाँ से ये वैल्यू प्लस 0 130 जूल। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। हो गया? तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे अपन, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अभी इतना ही। अब इसके बाद हम देखेंगे सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर का जो डेरिवेशन है ना, उस पर देखेंगे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम आएंगे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे। तो होप कि आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स समझ में आ गया है, उससे न्यूमेरिकल आप कर सकते हो। और इसके न्यूमेरिकल जो हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जब हम प्रोसेस पढ़ेंगे ना, जब डिफरेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, आइसोक्लोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, तब वहाँ पे हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मतलब। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले